सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प आगरा से हाजिर हूं आपके सामने पुनः भारतीय साहित्य मंच आगरा के एक नए कार्यक्रम परिचय एक साक्षात्कार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे ऐसे शख्सियत का सानिध्य प्राप्त हो रहा है जो हमारे देश ही नहीं विश्वविख्यात साहित्यकार कवि हैं, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और गुलाबी उर्दू में पूरी दुनिया में काव्य को सुशोभित किया है, काव्य की गंगा बहाई है। ऐसे महान शख्सियत जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती का सम्मान प्रदान किया गया और सम्मान के रूप में 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जिनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया और 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई, जिनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 1 लाख रुपए की धनराशि को सम्मान से सम्मानित किया गया। इन संस्थाओं द्वारा लगभग 22 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित पुरस्कारित किया जा चुका है। ऐसे रचनाकार, साहित्यकार, कवि जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदी का अलख जगाया है, सुप्रसिद्ध लोकप्रिय गीतकार कवि सोम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे रूबरू हैं और आपको भी उनसे रूबरू कराते हैं और उनकी जो साहित्यिक जीवन यात्रा है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। उन्हीं के मुखारबिंद से हम सुनेंगे उनकी यात्रा के बारे में। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मैं सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा जन्म आगरा में 5 मार्च 1934 को हुआ था। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दीप ठाकुर था। मेरी माताजी का नाम श्रीमती श्याम देवी जी, और मेरे 4 लड़कियां और 2 बेटे हुए। और सबसे बड़ी लड़की जो है वो डॉक्टर वंदना है जी, जो कि राजपूत कॉलेज में, जब राजपूत कॉलेज नाम था जी, तब इवनिंग क्लासेस में हिंदी की लेक्चरर थी वो जी। और दूसरी लड़की का नाम है अर्चना, जो कि एक व्यापारी परिवार में दी गई है जी। और तीसरी लड़की है नीराजना जी, जो कि उनके हस्बैंड LC रवि BSNL के असिस्टेंट मैनेजर होकर के रिटायर हो गए हैं जी। और चौथी लड़की डॉक्टर आराधना जी, जो कि 2 सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास PhD है जी। एक तो बॉटनी में फर्स्ट क्लास PhD जी, और मैनेजमेंट में फर्स्ट क्लास PhD। बहुत सुंदर। उनके 1 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं जी। और मेरे ये 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के वेदांता में है, उन्हीं की तरह डिप्यूटेड है हवाई अड्डे पर एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर जी। और दूसरे बेटे अमित श्रीदान सिंह, वे 17 साल की उम्र में आगरा से चले गए थे इसमें एम्बेसी टेस्ट में। मेरे बेटे ने उनको पहले खुद बैठे और फिर उनको बैठाया, तो वो 17 साल की उम्र से ही वहीं पोलैंड में रह रहे हैं। उनकी वहाँ पर एक टेक्सटाइल की मल्टीनेशनल कंपनी है और उनकी पत्नी कैरोलिना है। पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। पहले तो उनकी शादी इटली की, ये इंदिरा गांधी के ही परिवार की कोई लड़की थी, उससे हुई, फिर वहाँ से तलाक हो गया। और उसके बाद में अब पोलिश लड़की है, उससे शादी हुई है उनकी। 2 और उनके 2 लड़के हैं। एक स्कॉटलैंड में है अजीत श्रीदान सिंह, जो कि फिल्म डायरेक्टर है। और दूसरा लड़का जो है वो अनीश है, जो कि अभी 13 साल का है, लेकिन वो उसके संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि है। तो 4 साल बाद वो उसे जर्मनी में कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल करा करें, और यहीं भारत में करीब उनकी 10 करोड़ की संपत्ति है वहाँ, उसको लेके आगरा आ जाएंगे। यहीं आगरा में इसी मकान में रहेंगे जी जी। तो ये थे डॉक्टर सोम ठाकुर जी के परिजन, जिनके बारे में आपने बताया। बहुत ही संस्कार और बहुत ही सुंदर सुशोभित परिवार, कितना आनंद और कितना सुखद अनुभूति हुई। साहित्य मंच की ओर से मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज दादा का सानिध्य मिला है।
मेरी भावना है, मैं दादा का माला अर्पण कर स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेन जी, जीते रहिए। सब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जब लालन पालन हुआ तो आपके जो बचपन के सहपाठी थे, तो कैसा वो जीवन था और किस तरह की चीजें हुआ करती थी उस दौरान? हुआ ये था जी पुष्पेन जी जी कि मैं साइंस का विद्यार्थी था जी, लेकिन मेरी कमजोरी मैथमेटिक्स की थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे फिजिक्स और उसके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत होने लगी। उस समय 2 साल का बीएससी होता था। एक वर्ष मैंने खराब किया। अंग्रेजी मीडियम था तो फिर इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी और इकोनॉमिक्स लेकर के मैंने बीए कर लिया और उसके बाद में एमए हिंदी में किया। तो उस जमाने में हिंदी में मैंने एमए किया करीब मेरा ख्याल है 60 करीब किया होगा। तो उस समय फिर मैं क्योंकि पढ़ने में थोड़ा होशियार था तो मेरे घर पर ही अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया। बाद में मैंने फिर रिकॉर्ड वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरी हुई। वहाँ पर फिर 59 से 63 तक वहाँ पढ़ाया। 63 से करीब 70 के आसपास 70 तक मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में रहा। उसके बाद में मैं 1.5 महीने के लिए एक नया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुला था मैनपुरी में, भोगांव में, नेशनल कॉलेज, वहाँ मैं हेड रहा। वहाँ से रिजाइन करके मैं फिर अमेरिका चला गया और अमेरिका में मैंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की 29 शहरों में अमेरिका में स्थापना की और 10 शहरों में कनाडा में की। उसके बाद मॉरिशस गवर्नमेंट ने मुझे बुला लिया तो मैं वहाँ पर एक राजकीय मेहमान की तरह से रहा। और अभिमन्यु उन्नत वहाँ के बड़े अच्छे कवि थे, अब तो खैर उनका निधन हो गया। तो उन्होंने कहा सोम जी आप हमारे घर पर 2 कोठी 2 कोठियाँ थी, बोले हमारे घर पर रहिए, आप राजकीय आवास में मत रहिए। उनके साथ फिर मैं वहाँ रहा और फिर मैं सूरीनाम गया और जितने कैरेबियन कंट्रीज हैं जो समुद्र के किनारे के हैं सब में मैं रहा हूँ। और कम्युनिस्ट देशों को छोड़ करके करीब करीब सारे देशों में मैं घूमा हूँ। सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी गया हूँ और दुबई गया 3-4 बार। इस तरह से मेरी यात्रा जीवन भर चलती रही। और सबसे पहली कविता मैंने जब मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था तब मैंने लिखी थी और उसकी एक पंक्ति याद है, यातनाएं ये नहीं निर्वाण के पल हैं। क्या बात है। हुआ ये था कि हमारे यहाँ आगरा कॉलेज में जिस दिन पहले सब जगह पर वो होता था, ये डिग्रियां दी जाती हैं, क्या कहते हैं उसे, दीक्षांत समारोह होता था। तो दीक्षांत समारोह दिन में होता था और शाम को वहीं कवि सम्मेलन होता था। तो उसके अंदर कवि सम्मेलन में मैंने जिन कवियों को, मैं तो हिंदी से परिचित नहीं था, तो जिन कवियों को मैंने सुना था उनकी मैं नाग बिचाणी सभा में गया और 2 रुपए में मेंबर बनते थे। मैं उनकी किताबें मांगने लगा, उनके साथ उनकी किताब तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने जो अवधेश जी वहाँ के लाइब्रेरियन थे, खादी पहनते थे, तो उन्होंने मेरे सामने बहुत किताबें रख दी। तो उसमें एक किताब जो मुझे बहुत दीप शिखा थी और उसका एक ही एडिशन हुआ है। तो जिसमें कि महादेवी वर्मा के हाथ की कविताएं थी और चित्र थे, वो मैंने ले लिया। अब ले तो लिया, मैं तो एलिमेंट्री हिंदी जानता था तो कविताएं समझ में ना आए। तो फिर मैं 4 रुपए का एक हिंदी का शब्दकोश लाया और फिर मैंने एक कविता लिखी, यातनाएं ये नहीं निर्वाण के पल हैं। ये सारी भाषा जो महादेवी जी की। हाँ, इस तरह से मेरा लेखन शुरू हो गया। हाँ, और उसके बाद में फिर जब और मैं थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ा तो फिर मैंने हिंदी सीखी और विशेष रूप से खड़ी बोली में मैं कविताएं लिखने लगा। लेकिन सेंट जॉन्स कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने उद्धव शतक 3 साल पढ़ा है, तो मुझे वो भाषा बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा इसमें भी लिखना चाहिए। फिर मैंने ब्रज भाषा में लिखना शुरू किया। फिर मेरा उठना बैठना मुशायरों में भी बुलाया जाता था और कवि सम्मेलन में बुलाया जाता था। तो उर्दू के लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना हुआ। तो वैसे आज़ादी से पहले जो लड़के हिंदी पढ़ते थे उनको सेकंड लैंग्वेज उर्दू होती थी, उर्दू होती थी। और जो जिनकी हिंदी होती थी उनकी उर्दू होती थी, जो लोग उर्दू पढ़ते थे उनकी हिंदी होती। उस समय मैंने केवल 1 वर्ष वहाँ पर 5वें दर्जे में मैंने ये अलिफ बे पे सीखा, तो इतना सीखा। हाँ, लेकिन अब मैं उखाड़ के पढ़ तो लेता हूँ, ले नहीं पढ़ पाता। इस तरह से लिखना शुरू हो गया।
तो और मैं सबसे पहली बार लाल किले के कवि सम्मेलन में 57 में गया। जी। तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने वहाँ 2 कविताएं पढ़ी थी, बाकी सबने एक एक कविताएं पढ़ी थी। सौभाग्य। वो कविता थी, लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, मैं इनका सावन निमंत्रण दे रहा। वाह वाह वाह। तो हुआ यह था कि तो आपकी काफी लोकप्रिय रचना है। हाँ, 2 दिन पहले ही जी दिल्ली रेडियो पर एक गोष्ठी हुई थी जी, जो गोपाल कृष्ण कौल उसके प्रोड्यूसर थे जी। तो वहां मैंने ये कविता पढ़ी और एक वो पढ़ी, जाओ पर संध्या के संग लौट आना, तुम चांद की किरण निहारते न बीती जाए रात। गोपाल प्रसाद व्यास जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संयोजक थे और वो लाल किले में कवि सभा कराते थे। जी, जी। उन्होंने गोपाल कृष्ण कौल को फोन किया कि भाई ये कौन लड़का है जिसने कि ये गीत पढ़े हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा ये आगरे का लड़का है और सोम ठाकुर नाम है इसका। बोले भाई हम उसको 251 रुपए दे देंगे। ये रुक जाए, परसों हमारे यहाँ कवि सम्मेलन लाल किले में। अब मेरे अंदर ये अक्ल नहीं थी कि मैं यहाँ आके लौट सकता था। मैं वहीं रुक गया। तो रामावतार त्यागी ने एक प्रोफेसर नील कटरे में रहते थे जी, नाम तो मैं भूल गया हूँ उनका। तो उनके यहाँ ज्यादातर कवि उनके यहाँ ठहरते थे और उनकी पत्नी थी, उनको सब भाभी कहते थे। तो मुझे वहां पर ले गए वो रामावतार त्यागी जी। तो उन्होंने कहा कि भाभी हम एक बहुत अच्छे रचनाकार को तुम्हारे सामने लाए हैं जी। तो उन्होंने भी वो गोष्ठी सुनी थी। अच्छा। बोले ये सोम ठाकुर, अरे उन्होंने वही गोष्ठी है जिन्होंने लौटाओ। अच्छा, उनकी लड़की के बच्चे की शादी हुई थी जी। तो नई बहू बैठी थी, बोले पहले आप वही कविता सुनाइए। फिर वहाँ कविता सुनाई, फिर मैं 2 दिन वहीं रुका। अच्छा। उसके बाद में फिर लाल किले के कवि सुन से फिर मैं वापस आया जी। तो वहाँ से एक यात्रा का और ये दौर शुरू हुआ जी। सबसे पहली बार जब मुझे बुलाया गया देव छठ के मेले में जी, ये सन 53 की बात है जी। तो मैं ये नहीं जानता था कि कवि सम्मेलन में पैसे भी मिलते हैं जी जी। तो मैं यहाँ से पैदल गया था, बच्चा था उस समय जी जी, टीनेजर था। तो मैं पैदल गया बस स्टैंड और वहाँ से बस में बैठ के 2.25 रुपए लगे थे बस में जी, हाथरस के जी। वहाँ गया और वहाँ से फिर पैदल मैं कार्यक्रम स्थल पर गया जी। तो उनके संयोजक थे एक उसके आई सर्जन थे बड़े मशहूर जी। उन्होंने फिर मुझे 5 रुपए दिए। मैंने कहा ये किस लिए दे रहे हैं आप? बोले बेटा तुम आई हो गए, चाय नहीं पीता था मैं जी। चाय तो मैंने सन 45 साल की उम्र में अब भी छोड़ दिया, अब नहीं पीता हूँ चाय। तो मैंने कहा मैं तो सब 2.25 रुपए खर्चे हुए हैं। अरे नहीं बेटा फिर भी। तो उन्होंने, तब मुझे पता चला इसमें पैसे मिलते हैं। उस समय मैं ट्यूशन अब्राहम लिंकन की मैं गर्मियों की छुट्टियों में ऑटोग्राफी पढ़ता था जी। तो मैंने ऑटोग्राफी पढ़ी उनकी। तो वो एक कारपेंटर के लड़के थे जी। तो मैंने तय किया कि मुझे घर से भी कुछ नहीं लेना है। तो मैंने फिर जब मैं 8वें दर्जे में पढ़ता था तो 5वें दर्जे का ट्यूशन किया। वो 5 रुपए मिलते थे मुझे। एक जैन लड़का था। क्या बात। फिर मैं और आगे आया तो एक 8 रुपए का ट्यूशन मिला जी। फिर मुझे पहली बार मैनपुरी में बुलाया गया जी। उसमें मुझे 26 रुपए मिले जी। फिर मैनपुरी के नुमाइश में बुलाया गया, उसमें 45 रुपए मिले जी। इस तरह से बढ़ता बढ़ता फिर भारत भूषण एक कवि थे मेरठ के जी, उन्होंने मेरठ में बुलाया। उन्होंने एक तार दिया, उन दोनों तार आते थे तो आते नहीं है। तो उसमें मुझे उन्होंने लिखा 51 रुपए मिलेंगे और फला तारीख को आप आइए। तो मेरे पिता अंग्रेजी नहीं पढ़े थे जी। तो हमारे सामने एक मास्टर साहब रहते थे, चुंगी के स्कूल में पढ़ाते थे जी। तो उनको दिखाया कि पढ़ के बताइए आप। बोले साहब ये 51 रुपए कितने दिन काम करना पड़ेगा इनको? बोले एक रात को। उन्हें 45 रुपए मिलते थे महीने भर के। तो अरे एक रात के इतने पैसे मिलेंगे इनको। इस तरह से बात शुरू हुई। फिर धीरे धीरे कवि सम्मेलन में बढ़ता गया। फिर अमेरिका गया, कनाडा गया, सूरीनाम गया, इन सब देशों में घूमता। मंचों के और उस दौर से एक संघर्ष हो, एक उठान हो, उस दौर से गुजर रहे थे। उस समय कुछ एक बड़े साहित्यकार रहे होंगे जिनको मतलब आपको लगता होगा कि देखिए कि इनसे मुझे कुछ प्रेरणा मिलती है। ऐसे कुछ नाम जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो उनको जानते भी नहीं। हाँ जी। ऐसा है कि मैं सबसे पहली बार इलाहाबाद रेडियो पर इलाचंद जोशी थे जी, प्रोड्यूसर जी। उन्होंने एक कवि सम्मेलन किया जी। तो मैंने उस कवि सम्मेलन में कविता, शरद पूर्णिमा के दिन था वो जी। तो मैंने कविता लिखी थी, तन शरद
इसने रब्रा चांदनी में आज फिर गुथ जाए तेरी छाह मेरी छाह। वाह वाह। ये इस तरह की पंक्ति थी। तो पंत जी अध्यक्षता कर रहे थे जी जी। तो पंत जी की बहुत महीन आवाज थी जी जी। तो उन्होंने धर्मवीर भारती की जो पत्नी थी जी कांता जी, जी कांता इधर आओ, जी, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कवि से परिचय करा रहा हूँ। तो वाह। उन्होंने मेरा कांता जी से परिचय कराया। जी जी इस तरह से शुरू हुआ। जी। मैंने 4 बार उनके साथ काव्य पाठ किया है पंडित जी के साथ। जी जी 3 बार मैंने किया है बाबू मधुसूदन जी के साथ। जी। और दिनकर जी और इनके साथ में दिनकर जी और बच्चन जी के साथ 50 कवि सभा में भाग लिया है। और ये अमिताभ बच्चन जी। 16 साल के थे जी। इनकी मूछें भी नहीं निकलती थी जी। और ये डॉक्टर बच्चन के साथ आते थे कवि सम्मेलन में, तो मेरे ऑटोग्राफ लिया करते थे जी जी और मेरे गीत गाते थे। जी। अच्छा, वो बड़े याराना ढंग से बात करते थे बच्चन जी। जी। बोले यार सुन, हाँ। ये लड़का हमारे गीत नहीं गाता, तुम्हारे गीत गाता है। अच्छा। मैंने कहा आप लिखते हो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वो 16 साल का लगा अग्निपथ अग्निपथ पे कैसे चलेगा? मैंने कहा वो है जाओ पर संध्या के संग लौटाना, जी, तुम जी। चांद की किरण निहारते क्या बीत जाए रात, वाह वाह। जाओ पर गौर संध्या है। या मिलना है तो जीवन भर को मिल पल भर की बात नहीं। ये मेरे क्या गीत थे। वाह। मैंने कहा वो गाएगा, आपके गीत गाएगा ज्ञानपथ को अग्निपथ। जी। इस तरह से बात शुरू हो गई। जी। तो इस तरह से चीजें जी। बढ़ती चली गई जीवन में। जी जी जी। तो कुछ ऐसी जीवन में साहित्य के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने आपको एक रास्ता भी दिया और एक आनंद भी दिया, ऐसी कुछ अगर कोई स्मृति आती है आपको? हाँ, तो याद आ रही इसमें है? ऐसे तो बहुत हैं जहाँ पर के मैं खूब, जैसे अमेरिका के अंदर जी बहुत पसंद किया जाता था। जी जहाँ कहीं जाता था। अच्छा, हाँ। एक तो भाई भगवान की दया से मेरा रूप रंग भी बहुत अच्छा था। जी जी तो लोग बाग आते हैं, लोग हीरो आ गए ऐसे बोलते थे। जी खैर, वो सुनता था मैं सब। इस तरह से गुजरते गए। अब क्योंकि मेरा कंठ बहुत अच्छा था जी। इसलिए बहुत सहज रूप से बहुत सहज रूप से स्वीकार स्वीकार किया गया। कविता विता तो जैसी थी वैसी थी। नहीं, और फिर धर्मवीर भारती जी का मेरी कविताएं छपती थी सन 56 से जी इसमें धर्मयुग में। जी तो भारती जैसे ही धर्मयुग में आए तो 1.5 लाइन की वो मुझे पढ़ते थे। जी तो 1.5 लाइन की केवल प्रिय होम, जैसे मैं कितना परिचित हूँ। जी हाँ। प्रिय होम, हाँ। तुम जितना कुछ लिखा करो मुझे भेज दिया करो। तो 2 गीत तुरंत भेजो। ओहो। तो मैंने उनको 2 गीत भेज दिए। जी 2 गीत भेज दिए। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी का इधर के पन्ने पर हाँ। और मेरा इधर दोनों छाप दिए। जय हो। फिर बाद में उन्होंने मुझे लिखा तुम मेरे पत्र का इंतजार मत किया करो। हाँ। तुम जो नया लिखा करो वो मुझे भेज दिया करो। तो मैं उनको भेजता था। तो मेरे एक बार मैंने 3-4 तो फ्रीवर्स की कविताएं भेजी और एक गीत भेजा। उन्होंने फिर से वो सब छाप दिया। फिर मैं उनको निरंतर मेरी जो नवगीत या जो भी गीत थे, ज्यादातर नवगीत लिखता था मैं। तो वो सारे के सारे धर्मों में प्रकाशित हुए। बाद में फिर एक ऋचा पाटिल की मेरी एक पुस्तक निकली, उसमें वो गीत वो हैं। और एक पुस्तक है मेरी प्रेम बेल बोई, उसमें प्रेम गीत हैं। प्रेम गीत है। और एक मैंने खंड का भी लिखा था अभियान, जो कि शायद केरल यूनिवर्सिटी में बीए में रहा 3 साल तक सिलेबस में रहा। हाँ जी। तो इस तरह से लिखना शुरू हो गया। जी। जब विदेशों में जब आप रहते थे तो वहाँ तरह तरह की संस्कृति के, सभ्यता के, तमाम भाषाओं के लोग मिलते थे, तो आपको कैसा अनुभव होता था कि मैं भारत से हूँ? मुझे और ये ऐसा है कि वहाँ पर जो कार्यक्रम कराते थे जी, वो प्रायः भारतीय होते थे जी। लेकिन वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाने वाले होते थे जी हाँ, वे प्रोफेसर आते थे जी। तो ऐसे ही एक प्रोफेसर थे वहाँ पर जो कि बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो वहाँ पर अज्ञे जी भी गए थे जी। तो मैंने अज्ञे जी के विषय में पूछा उनसे। मैंने कहा किस तरह के टीचर थे? बोले देखिए मैं तो प्राच्य भाषाओं का हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमारे यहाँ अज्ञे जी। और मैं अधिक रूप से नहीं कह सकता उनके विषय में किस तरह के थे, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, मैं यहाँ की भाषाओं का टीचर। इस तरह से गुजरा समय जी। तो वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति थी उसमें कुछ यहाँ में और वहाँ में कुछ बहुत बड़ा अंतर है। ये हमारे यहाँ सामाजिकता है, वहाँ सामाजिकता नहीं है बिल्कुल जी। और अगर कोई किसी व्यक्ति के घर बिना अपॉइंटमेंट लिए चला है तो नाराज होता है। एक कनाडा की बात है जी। रात को हम लोग मिले थे जी। और दूसरे दिन संयोग से जी मैं उनके उसमें चला गया जहाँ वो काम करते थे ऑफिस में जी।
तो वो नाराज हो गई मुझ पर कि आपने अपॉइंटमेंट, मुझे पता चला कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिलता नहीं है। इस तरह से अपने देश की तरह चले गए। हाँ, हम यूं ही चले गए हम। जी जी जी। इस तरह से समय गुजरा। बड़ा अच्छा संस्मरण स्थापन किया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये क्या हुआ है, तो ये रहा आपकी जो आपको बहुत प्रिय रचना है। मेरी प्रिय रचना तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी जो प्रसिद्ध रचना है वो तो है मेरे भारत की माटी है, चंदन और जी जी, वो तो लेकिन हमेशा प्रिय सुनते हैं। मेरी सबसे प्रिय रचना दाम्पत्य जीवन पर लिखी है मैंने, लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुम। प्रार्थना कर रहा हूँ एक बार मेरे को रचना। गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, गाते गाते तुझे, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, सांस सांस हो गई आरती जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे। एक प्रतिबिंबवाद होता है जी हमारे यहाँ फिलोसफी में कि सृष्टि जो ब्रह्म की प्रतिबिंब जी, तेरे दर्पण ने रह रह कर मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, रहा न अपना नाम धाम जब तेरी बाह गही, छू कर तुझे धरातल मेरा, छू कर तुझे धरातल मेरा, उठ कर गगन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, छिन्न छिन्न चीज चीज कर तृण पर टिकी उमर बीती, तेरे दरस परस बिन सारी सृष्टि लगे रीति, हुआ वियोग स्वयं से ऐसा तुझसे मिलन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। अंतिम है, बिंद कर हुए बेहाल जाल में ऐसे प्राण फंसे, इतना दर्द न घोल हाथ की रेखा स्वयं हंसे, इतना समझ कि तन से पहले, इतना समझ कि तन से पहले मन का निधन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, सांस सांस हो गई आरती जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे। एक मैं कनाडा जब गया तो उसके नॉर्थ में विनीपेग नाम की जगह है, बहुत छोटा सा टाउन है जी, वहाँ 12 महीने -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, भयंकर सर्दी, बहुत मुश्किल जीवन होगा वहाँ। हाँ, एक हफ्ते रहना पड़ा तो वहाँ एक गीत हो गया मेरा। जी स्वागत है। दूरियां 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 हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं, जिंदगी का यही सिलसिला है, जिंदगी का यही सिलसिला है, जिसकी किस्मत में जो था मिला है कहीं दूर बाहों से बाहें, हैं कहीं दूर बाहों से बाहें, उंगलियों में कहीं उंगलियां, क्या बात है, दूरियां दूरियां हैं, दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा जी। वो जमाने हवा हो गए हैं, वो नजारे कहाँ खो गए हैं, गुम हुए हैं कहीं शोक चेहरे, गुम हुए हैं कहीं शोक चेहरे, अनमनी अनमनी खिड़कियां, दूरियां 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 हैं, तुम
कहाँ हो बड़ी सर्दियाँ हैं। अरे वाह 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 वाह। दूरियाँ क्या बात है। दूरियाँ हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियाँ सर्दियाँ हैं। हैं। अंतिम है, स्वागत। जो लबों तक कभी आ न पाई, चाहते चांदनी में नहाई, ताज के स्वप्न मन में लिए हैं, देखने में कि जो देवियां वाह वाह हैं। वाह वाह। दूरियां 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 हैं, तुम कहाँ हो बड़ी सर्दियां क्या बात है, हैं। क्या बात है। दूरियां 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 हैं, वाह तुम वाह। कहाँ हो बड़ी सर्दियां हैं। और देखिए, एक मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत है, जी इसका शीर्षक है प्रेम का प्यार। जी वो मैं पढ़ रहा हूँ। जी। ये प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर पी, आहा। खुल खेल के पी, झुक झूम के पी, मत गैर से नजर बचा कर पी। ये वाह वाह। प्याला प्रेम का प्याला है। वाह वाह। क्या कंटेंट्स हैं? जी इसके रस में है अमृत रस, वाह। इसकी खुशबू में चंदन है, हाँ। इसका खुमार है कस्तूरी, रंगत केसर की झलकन है। वाह वाह। जो मन से करे आचमन तो बेगानापन अपनापन है। वाह वाह। द्वारे द्वारे मधुवन मधुवन, आंगन आंगन वृंदावन वाह है। वाह वाह। वंशी के हर क्या बात। दीवाने को आहा। हम आए हैं समझाने को। क्या बात। शर्मा कर पीमते से कभी शर्मा कर, पीमते से कभी तू गाकर रास रचा कर पी। ये आहा। प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर पी। वाह वाह। और है का मिलता कहाँ है? जी जी। हर दिल है इसका मैं खाना, आहा। इसकी दूरी क्या दूरी है। वाह वाह। मैंने माओ से तुम की कविता पढ़ी है, जी ट्रांसलेशन पढ़ा, तो उसमें भी प्रेम की बात थी। जी। और हिटलर भी कविता लिखता था, अरे और वाह। वो प्रेम की कविता लिखता था। इनके वाह। ट्रांसलेशंस पढ़े हैं। जी जी। हर दिल है इसका मैं खाना, आहा। इसकी दूरी क्या दूरी है। आहा। बेमोल मिले इसकी कीमत, दिलवर की हुक्म हुजूरी क्या है। बात है। ये चढ़कर कभी नहीं उतरे, हम्म। पूरी पूरी मजबूरी है। वाह वाह। पीले तो मन का मैल कटे, ये ऐसी ही अंगूरी है। वाह वाह। तू मन में कोई घुटन न ला, माथे पर कोई शिकन न ला, वाह वाह। रुकने का नाम न ले प्यारे, ओहो। तो पी कर और बचा कर पी। आहा। ये प्याला प्रेम का प्याला है। तो जब इसका सबसे पहले अनुभव होता है तो क्या होता है? जी स्वागत है। जो इसका पहला घूंट पिए, झूले झंकारों के झूले, आहा। जगने में बोले हीरा मन, सपने में सुर्ख फूल फूले। वाह। इसकी छलकन का क्या कहना, आहा। छूले तो सभी स्वर्ग छूले। आहा। मैटे तो मैटे ऊंच नीच, मैटे तो मैटे ऊंच नीच, मैटे तो मैटे ऊंच नीच। इसकी छलकन का क्या कहना, छूले तो सभी स्वर्ग छूले। आहा। मैटे तो मैटे ऊंच नीच, भूले तो भेद भाव भूले। आहा। इसमें उसमें क्या अंतर है, आहा। सबका अधिकार बराबर है। वाह वाह। तू शान से पी अभिमान से पी, तू शान से पी अभिमान से पी, हर ठाठ को और जचा कर पी। वाह ये वाह। प्याला प्रेम का प्याला है। वाह। और जीते जी करना चाहे तो वाह वाह। पी ले तीर्थ जल के बदले। वाह वाह। जो प्यार का सच्चा तार मिले, बंध जा तू सांकल के बदले। वाह। सीपी का प्यार मिल गया तो दुर्दिन भी बादल के बदले। हाँ। मीरा ने तेरे शाम पिया तो अर्थ
हलाहल के बदले, ये प्याला रूप हजारा है, जल से उछला अंगारा है। तू इसकी ताप तरंगों में, तू इसकी ताप तरंगों में, मन को कुछ तचा लचा कर पी, प्याला प्रेम का प्याला है, तू नाच के और नचा कर। अंतिम है स्वागत। पीने के ढंग हजारों हैं, चाहे जिस चाल चलन से पी, पीने के ढंग हजारों हैं, चाहे जिस चाल चलन से पी, गैरों से मेल मिलाप से पी, मनमोहन से अनबन से पी, जैसे भी हाथ लगे पीले, होठों से पी चितवन से पी, क्या काम मधुरेपन का है, हर घूंट को पूरे मन से पी, हर घट में इसकी प्यास जगी, घूंघट में इसकी आस जगी, हर घट में इसकी प्यास जगी, घूंघट में इसकी आस जगी, मरघट पर पी खामोशी, मरघट पर पी खामोशी से, पनघट पर शोर मचा कर पी, ये प्याला प्रेम का प्याला। तुम्हें जानने को मैंने चारों धाम जाने, तुम्हें जानने को मैंने चारों धाम जाने, मेरा द्वार बार बार इंतजार में रहा, तुम आओ न आओ ये राम जाने, तुम्हें जानने को मैंने चारों धाम जाने, मैंने मौसम के कितने बहाने सुने, मैंने मौसम के कितने बहाने सुने, जो कि ये अनसुने लाख ताने सुने, कितना धड़का हिया कितना कांपा जिया, कितना धड़का हिया कितना कांपा जिया, कोई जाने न जाने घटा धाम जाने, तुम्हें जानने को मैं चारों धाम जाने, मेरा द्वार बार बार इंतजार में रहा, तुम आओ न आओ ये राम जाने, तुम्हें जानने को लोग जो भी मिले दर्द ढो, लोग जो भी मिले दर्द झेले मिले, लोग जो भी मिले दर्द झेले मिले, भीड़ में भी अकेले अकेले मिले, कौन भरमा गया कौन तरसा गया, कौन भरमा गया कौन तरसा गया, भूली भोर जाने थकी थकी शाम जाने, तुम्हें जानने को मैं चारों धाम जाने, मेरा द्वार बार बार इंतजार में रहा, तुम। और अंतिम है स्वागत। बात मन की कहूँ बात तन की कहूँ, बात मन की कहूँ बात तन की कहूँ, कोई सुन ले तो जीवन के धन की कहूँ, सारी दुनिया तो पत्थर की नगरी लगे, सारी दुनिया तो पत्थर की नगरी लगे, मेरा दुखड़ा तो कोई गुलफाम, फूलों के से शरीर संवेदनशील फूलों के से, मेरा दुखड़ा तो कोई गुलफाम जाने, तुम्हें जानने को मैं चारों धाम जाने। दादा, आपके कुछ गीत ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पूरे देश में फरमाइश पर सुने जाते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं जी, और लोग बार बार फरमाइश करके बार बार सुनना चाहते हैं, और तमाम बार सुनने के बाद भी जो प्यास है वो बनी रहती है। तो मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि वो ऐसे एक दो गीत। देखिए, ऐसा हुआ था जी कि सन 57 की बात है जी, लाल उससे 2 दिन पहले एक गोष्ठी हुई थी जिसमें कि भट्ट जी की कवि थे जी, भट्ट जी, उनके सभापतित्व में हुई थी जी। उसमें ये थे गोपाल कृष्ण कौल उस समय प्रोड्यूसर थे जी रेडियो पर जी। तो उस समय मैंने ये गीत पढ़े थे, लौटाओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुम, और दूसरा वो पढ़ा था जाओ प्रसन्न। तो पंडित गोपाल प्रसाद वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के संयोजक रहते थे लाल किले के। उन्होंने कहा ये कौन लड़का है नया, उन्होंने फोन किया जी गोपाल कृष्ण कौल को जी, ये कौन लड़का है नया जिसने ये 2 गीत पढ़े हैं जी। प्रसाद ये आगरे का लड़का है जी। अरे भाई, हम इनको 251 रुपए दे देंगे, परसों कवि सम्मेलन हमारे यहाँ जी,
तो इनको रोक लो। क्या अब मैं तो आ सकता था यहाँ, परसों है, दिमाग में ये नहीं आया। तो मैंने कहा मैं कहाँ रुकूं, तो रामावतार त्यागी ने कहा जी कि रामधन शास्त्री यहाँ पर एक है, नील के कटरे में रहते हैं। ये भी सौभाग्य था, ये भी संयोग था। नील के कटरे में रहते हैं डॉक्टर रामधन शास्त्री। उनके सब कवियों का मैं वहाँ छोड़ आया था उनको। तो वहाँ वो ये ले गए और थोड़ी देर पहले उन लोगों ने कवि सम्मेलन सुना था। पहले बहुत लिसनिंग थी कवि सम्मेलन, टेलीविजन वगैरह थे ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि सोम ठाकुर, अरे बोले अभी अभी हमने इनकी कविता सुनी है और उनके लड़के की नई शादी हुई, कमलेश नाम था, उसकी नई शादी हुई थी। बोले पहले तो बैठो, पहले वो गीत सुनाओ। तो मैं सुनाया था फिर मैं उनके वो गीत सुनाया, फिर 2 दिन रहा मैं उनके। और उसके बाद उन्हीं के साथ फिर मैं कवि सम्मेलन में गया लाल किले के में, और लाल किले कवि सम्मेलन फिर मैंने 2 कविताएं पढ़ी, उनमें से एक कविता है स्वागत। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। आज बिसरा कर तुम्हें कितना दुखी मन, यह कहा जाता नहीं है। मौन रहना चाहता पर बिन कहे भी अब रहा जाता नहीं है। मीत तो अपनों से बिगड़ती है, बुरा क्यों मानती हो। लौट आओ प्राण, पहले प्यार की सौगंध तुमको, प्रीत का बचपन निमंत्रण दे रहा है। रूठता है रात से भी चांद कोई, और मंजिल से चरण भी रूठ जाते डाल से भी फूल अनगिन, नींद से गीले नयन भी। बन गई है बात कुछ वैसी कि मन में चुभ गई, तो लौट आओ मानिनी, है मान की सौगंध तुमको, बात का निर्धन निमंत्रण दे रहा है। क्या बात है। चूम लूं मंजिल यही मैं चाहता, पर तुम बिना पग क्या चलेगा। मांगने पर मिल न पाया स्नेह, तो यह प्राण दीपक क्या जलेगा। यह न जलता किंतु आशा कर रही मजबूर इसको, लौट आओ बुझ रहे इस दीप की सौगंध तुमको, ज्योति का कन कन निमंत्रण दे रहा है। क्या बात है। दूर होती जा रही हो तुम लहर सी, है विवश कोई किनारा, आज पलकों में समाया जा रहा है। सुरमई आंचल तुम्हारा, हो न जाए आंख से ओझल महावर और मेहंदी। लौट आओ सतरंगे श्रृंगार की सौगंध तुमको, मना दर्पण निमंत्रण दे रहा है। अंतिम है। उस समय मैं मैकबेथ पढ़ रहा था, तो मैकबेथ में ये था कि जो कुछ प्रकृति के अंदर जो उथल पुथल है मन के अंदर दिए, उसका प्रभाव है स्वागत। कौन सा मन हो चला गमगीन, जिससे सिसकियां भरती दिशाएं, आंसुओं का गीत गाना चाहती हैं, पीर से बोझिल घटाएं। लो घेरे बादल लगी झड़ियां, मचलती बिजलियां भी, लौट आओ हारती मनोहार की सौगंध तुमको, भीगता आंगन निमंत्रण दे रहा है। यह अकेला मन निमंत्रण दे रहा है। दादा, कविता गीत की आत्मा और शरीर पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो कहा जाता है कि गीत जो है वो प्रेम से उत्पन्न होता है जी, लेकिन ऐसा नहीं है जी। काल और परिस्थिति वर्ष जी जो मनोभावनाएं जागृत होती हैं वो गीत में उतरती हैं जी। तो वो कभी कभी राष्ट्रीय भी होती हैं जी, कभी कभी प्रकृति जन्य यानी निसर्ग की हमारे जो नेचर है उसकी होती हैं। जो परिस्थितियां, कभी कभी युद्ध की स्थितियां होती है तो ओजरस की उसकी कविताएं जागृत होती हैं। तो ये परिस्थितियां बनाती हैं कविता का रूप और उसको उसके कलेवर को। एक सवाल है मेरे मन में कि जो साहित्यकार है उसका एक दायित्व होता है रचना के प्रति, साहित्य के प्रति, समाज और देश के प्रति। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ साहित्य को इस तरह का
हमेशा सामग्री देनी चाहिए अपनी रचनाओं में जिसमें एक सकारात्मक सोच हो, जी, आदमी का उत्साह बढ़े, जी, निराशा ना आए मन के जी, अंदर, और जब आवश्यकता पड़े तब वो ऊर्जा मिले जो अपेक्षित है उस क्षण पर विशेष के। जी, बेहतर, बेहतर। बिल्कुल। दादा, जो आजकल गीत और कविता मुक्त छंद ये सब जो लिखा जा रहा है, काफी मात्रा में लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है, तो इसकी जो अब दिशा है और जो दशा है वो किस तरफ जा रही है और क्या होनी चाहिए? ये एक बड़ी मुश्किल की बात ये है कि कवि सम्मेलन में जो पैसा देने वाले लोग हैं जी, जिनके चंदे वगैरह से जी, कवि समूह होते हैं, सरकारी को छोड़िए, जी, जी, जो आम तौर से कवि समूह होते हैं जी, तो वो पैसे देने वाले होते हैं, पैसे वाले जी, और उनकी रुचि केवल हल्की कविताओं में होती है। तो धीरे धीरे, हालांकि हम लोग तो उस समय भी अपने को गंभीर ही रखते हैं। जी, मैं था, नीरज जी थे, जी, जी, बालकव बैरागी थे, जी, बालकव बैरागी थे, जी, रामअवतार त्यागी थे, जी, हम लोग हल्के कभी नहीं होते थे। जी, जी, लेकिन आजकल क्योंकि धन जो है वो धनिकों के हाथ में है, उनको कविता की परख नहीं है, इसलिए कविताओं का स्तर निश्चित रूप से गिरता जा रहा है। लेकिन गीत कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि सद्भावना कभी समाप्त नहीं होगी। ये मेरा विश्वास। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं दादा। ये अब जो नई पीढ़ी के रचनाकार आ रहे हैं और जो साहित्य का एक दौर चल रहा है, इनको क्या आप अपेक्षा करते हैं और क्या इनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं? भाई देखिए, ये बहुत जरूरी है कि पहले तो खूब पढ़ें जी, और पढ़ने के बाद में कम लिखें जी, और फिर प्रकाशित कराएं जी, और वो कोशिश करें जो क्षमता उनको दी है कि ज्यादा अच्छे से अच्छा लिखें। और उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं। इसलिए जो प्रेरणा का बिंदु होता है वो उस अध्ययन से होता है जो हम पुस्तकों को पढ़ करके, लोगों को, अच्छे लोगों को सुन करके प्राप्त करते हैं। उसको केंद्रित करना चाहिए। जी, जी, जी। मेरा एक सवाल ये है कि आगरा शहर से मैं भी हूँ, आप हैं, आप, तो ये शहर जो है ये आपके इस जीवन काल में ये किस स्वरूप में अपनी दिशा और अपनी स्थिति को बदलता रहा है? उस दौर में क्या इसका स्वरूप था और क्या समाज था, और आज का जो स्वरूप है और आज का जो समाज है, अपने शहर की बात में कर रहा हूँ, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे करीब आगरा से जुड़े, कभी इस जगत से जुड़े जी, जो काव्य जगत से जुड़े, मैं सन 52 से जुड़ा हूँ जी। तो उस समय यहाँ पर नागिर चाड़ी के अंदर बहुत बहुत बड़े विद्वान होते थे जी। और एक तुलसी जयंती पर कार्यक्रम होता था जी। जिसके अंदर तुलसीदास जी पर एक नाटक लिखा जाता था जी। और सारे के सारे विद्वान तुलसीदास जी के ऊपर भाषण देते थे जी। तो वो अब वो सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं होता है। अब केवल या तो कोई संस्थाएं कार्यक्रम कराती है, नागविचाणी में कार्यक्रम होता है, एक ताज महोत्सव का कार्यक्रम होता है। पहले यहाँ के हर, यानी आप सोचिए, मिडिल स्कूल जिसको जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, फतेहजंग जूनियर हाई स्कूल तक में कभी मैंने कविता पाठ किया जीवन का पहली बार जी। तो बिना बुलाए अखबार में निकल गया, तो मैं पहुंच गया तो इस तरह से इंटर कॉलेजेस में सब में होते थे कभी समय, वहाँ कहीं नहीं होते हैं जी। केवल एक ताज महोत्सव का होता है और कुछ संस्थाएं कर देती हैं, रोटरी क्लब है, ये है जी, ये है जी। दादा, आपकी पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैं उनमें से अगर उनका दर्शन करा पाए आप तो देखिए, ये मेरी एक नवगीतों का संकलन है जी। इसमें ज्यादातर गीत शांति के पक्ष में है जी। तो एक ऋचा पाटल लाल फूल होता है जी। तो लाल फूल जो गुलाब का प्रतीक है जी, शांति का प्रतीक जो जवाहरलाल नेहरू लगाते थे जी। इसके अंदर मेरी वो कविताएं हैं जी, जो कविताएं शांति के पक्ष में है जी। और इसके ये दूसरा संकलन है जी, प्रेम गीत, प्रेम बेल बोई जी। इसमें मेरी शुरू से लेकर अब तक की जो प्रेम कविताएं हैं उनका संकलन जी। बहुत सौभाग्य है ये हम आज आपके कार्यक्रम द्वारा देख पा रहे हैं। कुछ दादा, आपकी कुछ यात्राएं जिनके बारे में आपने कभी कोई वृत्तांत लिखा हो? या नहीं, यात्राओं के विषय में वृत्तांत तो नहीं लिखा है, घटनाओं के संबंध में लिखा है जी जी। जैसे कि मैं एक बार सेंट एंड्रूज कॉलेज है गोरखपुर में जी हाँ, तो उमाकांत मालवीय थे उस समय जी। अब तो निधन हो गया जी। तो हम लोग संयोग से एक दिन पहले पहुंच गए जी। तो हमने सोचा आपका दिन, और जाड़े के दिन थे जी हाँ। तो हमने सोचा आप कैसे दिन गुजारें। तो लोग यहाँ पर वो है फादर
और कामिल बुल के जी। चलो उनसे मिलते हैं। जी। तो हम लोग सुबह ही निकल गए। अच्छा। सुबह निकल गए और ठंड के दिन थे। जी। तो वहाँ पर दरवाजे पर हमने देखा तो एक बैठा हुआ था जो दरवाजा खोलने वाला। जी। और वो भी आदमी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी सर्दी में जी। केवल एक कमीज में बैठा हुआ था। जी। तो वो हमने कहा कि हम फादर कामिल बुल्के से मिलना चाहते हैं। जी। तो वो कामिल बुल्के अंदर थे। जी। तो वहाँ पर 2 कुर्सियाँ पड़ी थी। जी। तो कामिल बुल्के जैसे ही आए, जी। अच्छा वो कम सुनते थे। जी। तो एक पाइप रखते थे जी। जिसमें दोनों तरफ चिलमनुमा कोई चीज होती थी, हम बोले फिर वो सुने। जी। बहुत ऊंचा सुनते थे। जी हाँ, जी हाँ। तो वो आए, बोले कि मुझे कुछ थोड़ा ज्वर हो गया था, जी। इसलिए मैं थोड़ा देर में आया हूँ। हाँ। तो मैं आपके लिए कॉफी, हमने कहा नहीं, हम इसके लिए नहीं आए। जी। अरे अतिथि देवो भव, अभी तो कहा है, कोई हमने तो नहीं कहा है। जी हाँ, जी तो हाँ। कॉफी लाए हमारे लिए। जी। फिर एक, क्योंकि 2 ही कुर्सियाँ थी, जी। एक कुर्सी अपने लिए लाए, खुद ही उठा कर, बताइए। और फिर हमको कॉफी दी जी। और फिर पिलाए। फिर मैंने कहा कि ये बताइए फादर, आप भारत कैसे चले आए? जी हाँ। बोले कि मैंने वहीं की भाषा थी कोई, जी। जहाँ के वो रहने वाले थे, जी। उसमें मैंने रामचरितमानस का ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा था। जी। तो मैंने सोचा कि जिस देश में ऐसा बड़ा कवि हुआ है उस देश में मुझे जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, तो दिल्ली में मैंने पता लगाया। जी। तो दिल्ली में पता चला कि सबसे अच्छी जगह जो इलाहाबाद है, जी हाँ। जहाँ पर के हिंदी की सीटें हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है, तो मैं इलाहाबाद आया। फिर मेरा नाम पूछा उनसे, उमाकांत मालवीय, इनका नाम क्या है? मेरे इनका नाम अरे हमने इनकी धर्मवीर में बहुत कविताएं पढ़ी है। तो धर्मवीर भारती मेरे क्लास फेलो थे। जी। उनके क्लास फेलो थे। जी। तो इनकी कविताएं हमने बहुत पढ़ी हैं धर्मों के अंदर। जी। और बड़ा अच्छे लिखते हैं ये तो मैंने कहा आप भारत कैसे चले आए? बोले कि मैंने जब इसका ट्रांसलेशन देखा तो मैंने जिस देश में ऐसा सोचा गया है वो देश कैसा होगा। तो मैं यहाँ आया। फिर यहाँ पर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मेरे पिता भी बहुत सद्भावना वाले, वो स्वर्ग में ही गए होंगे। और मैं भी निश्चित रूप से स्वर्ग में जाऊंगा। सबसे पहले पूछूंगा पिता को प्रणाम करके तुलसी कहाँ? बड़ी यादगार चीज है, बहुत ही आनंदित करती है। ऐसी हमारे देश के बारे में लोग सोचते हैं, हमारे देश के साहित्य के, हमारे देश के रचनाकारों के बारे में ये लोग सोचते हैं। सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध देश है विश्व में कोई दूसरे ऐसा देश नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर के इतना धर्म के संबंध में पॉजिटिव ढंग से सोचा जाता है। और जहाँ पर के मैंने तो ये देखा, मेरे कई मुसलमान मित्र थे, उन्होंने ये रामायण आती थी ना, इसके ऊपर वो पढ़ते थे। मेरे कई दोस्त थे, बोले हम लोगों ने मुकदमा था भाइयों में, हमने खत्म कर दिया। ओहो, इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद, रामायण को देखने के बाद में हम आपस में हम लोग मुकदमे में हमने खत्म कर दिया। हम भी मिलजुल के रहेंगे, अपना करेंगे। वो इतना प्रभाव पड़ा मुसलमान हो। हाँ, अब मैं चाहता हूँ आपकी कुछ कविताएं सुन। अभी आज मेरा दिन नहीं है। मैं सुनूंगा, कोई नहीं, अभी मेरा दिन नहीं है। आज मैं मूड में हूँ पूरी तरह से। आपको दादा, आपको पूरी दुनिया में तमाम सम्मान, तमाम अनगिनत सम्मान मिले हैं। निश्चित रूप से कुछ के बारे में हम जानते हैं, बहुत से ऐसे सम्मान हैं जिनके बारे में न हम जानते हैं न लोग जानते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि कुछ संक्षिप्त कुछ आप बता पाएं कि कौन कौन से सम्मान जो आपको। सम्मान तो मैंने आपको बता दिए हैं प्रमुख रूप से जी, और कोई विशेष तो नहीं मिला जी। एक बार मैं सन 57 में पहली बार गया था बॉम्बे जी। तो मैंने एकदम 17 कविताएं पढ़ी थी। तब तक हिंदी के किसी कवि ने 17 कविताएं वहां पर नहीं पढ़ी थी। तो वहां पर बहुत से उसमें नवभारत टाइम्स में पूरब के लोग थे ज्यादातर जी। तो उन लोगों ने फिर मेरा एक सम्मान, डॉक्टर कैलाश थे वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जी, तो मेरा सम्मान रखा दूसरे दिन सम्मान रखा। तो मुझे वो किया गया। तो गुजराती के अखबार, अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के अखबार, बड़ी तारीफ निकली। वहाँ पर एक जैन लड़की थी जी, कल्पना नाम था उसका, बहुत सुंदर जी। वो किसी मशहूर आदमी से शादी करना चाहती थी। तो एक वहां पर शांताबाई माखरिया एक समाज सेविका थी,
हानबाई रोड पर ही रहती थी, उनके फ्लैट में कार्यक्रम किया गया। मुझे भी बुलाया गया, कल्पना को भी बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी शादी हो चुकी थी तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी भाई शादीशुदा हूँ जी, और एक लड़की भी है मेरे। तो खैर वो बात आई गई हुई जी। फिर वो किसी मशहूर आदमी से शादी करना चाहती थी जी। तो मन्ना डे का नाम आया। मन्ना डे की उम्र ज्यादा थी तो माता पिता ने मना कर दिया। ऐसे सांझ सवेरे देखे हैं क्या बतलाएं, क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं। सूरज के आसन पर बैठे घने अंधेरे देखे हैं क्या बतलाएं। अपना धर्म है खुशबू खुशबू, अपनी कथा है दिल ही दिल। अपना धर्म है खुशबू खुशबू, अपनी कथा है दिल ही दिल। फिर भी जाने क्यों कुछ साथी आंख तरेरे देखे हैं क्या बतलाएं हमने कैसे। और मैंने देखा है महानगर के महानगरों में जी, कलकत्ते है, बॉम्बे है, मद्रास हैं। जी, जी। मैंने नींद की गोलियां खा करके भी नींद आते नहीं देखी। ऐसे लोग मेरे परिचय में हैं। ठंडे कमरों में देखी है बेचैनी की अंगड़ाई। ठंडे कमरों में देखी है बेचैनी की अंगड़ाई। फुटपाथों पर इंसानों के रैन बसेरे देखे हैं क्या बतलाएं हमने कैसे। और क्योंकि ब्रिज का रहने वाला हूँ, मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली निदिया। मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली निदिया। जब से मैंने मनमोहन के नैन बड़े रे देखे हैं क्या बतलाएं। और निवेदन किया है जी। कोई दीवाना जब होठों तक अमृत ले आया। कोई दीवाना जब होठों तक अमृत घट ले आया। काल बली बोला मैंने तुझसे बहुतेरे देखे हैं। काल बली बोला मैंने तुझसे बहुतेरे देखे हैं। क्या बात है। मैंने चाहा दूर रहे हम सदा विषैले बंधन से। जात पात जाहिल मजहब के कितने घेरे देखे हैं। कोई दीवाना जब होठों, ये तो हो गया। पर्वत, इसमें एक हिंदी की बहुत बड़ी शख्सियत को मैंने शब्दायित करने की कोशिश की है जी। स्वागत है। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले। प्रशंसा इसको सुनिएगा ढंग से। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले। सोम कभी क्या तूने निराला बाल बिखेरे देखे हैं क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे। और अंत में एक गुलाबी उर्दू की गजल पढ़ रहा हूँ मैं। स्वागत है, स्वागत है। इसके बाद एक ब्रज भाषा का छंद पढ़ूंगा। बिल्कुल, स्वागत है। हम लेके रंग नूर का एक कारवां चले। हम लेके रंग नूर का एक कारवां चले। कलियां चली शगुफे चले, गुलसितां चले। चलती है तेरी याद गमे दिल के साथ साथ। कातिल के साथ जैसे कोई मेहरबान चले। क्या बात है। हमने ये समाजवाद में ये महत्वपूर्ण नहीं है किसने काम किया, क्या काम हुआ ये महत्वपूर्ण है। हमने गुलाल मल दिया रुखसारे शाम पर। ये दास्तां चले न चले पर निशान चले। पूछे न हमसे बाद सबा मंजिल हमारी खुद ही बताएगी सुबहनो। पूछे न हमसे बाद सबा हम कहाँ चले।
हम दौर इंकलाब समझते हैं उसको सोम खाके ज़मी के साथ अगर कहे कशां चले हम लेके रंग नूर का। और अंत में ब्रज भाषा का एक छंद सुनाना चाहता हूँ। जैसे श्री राम का लक्ष्मण से युद्ध हुआ, उस समय श्री राम ने कहा, एक बार तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी कि इनके सबके सामने शपथ खाओ तुम पवित्र हो। उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की, हे माँ मुझे समाहित हुआ। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले चरण जाते हैं। लक्ष्मण ने केवल चरणों के दर्शन किए थे, उन पर क्या पड़ा। फिर हाथ गए तो राम ने पाणी ग्रहण किया था, वरमाल पहनी थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। अंत में वक्षस्थल गया तो लव कृष्ण ने स्तनपान किया था और सारे मुखमंडल ने दर्शन किए थे। सुनिएगा। पद जात भरे दृग देवर के ही में अवसाद घनेरो भयो कर जात है राम के अंतर में अभिराम विषाद को घेरो भयो धनु भंजन हारी भुजा फरकी सुध में बरमाल को फेरो भयो उर जात है सूखे सपूतन के मुख आनन जात अंधेरो। बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्रोताओं को मेरा विनम्र प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।